बीजेपी ने इस घोषणा पत्र को 2029 का विजन पत्र बताया है। संकल्प पत्र जारी करने के दौरान गृह मंत्री अमित शाह के अलावा महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। आप सबके सामने उपस्थित हूं। इस वक्त हमारे एनडीए की जो सरकार, महायुति की सरकार चल रही है, उसने किसानों का सम्मान करने की बात की है, गरीबों का कल्याण करने को जमीन पर उतारने का काम किया है, महिलाओं का स्वाभिमान बढ़ाने के लिए हम योजनाएं लेके आए हैं और विरासतों का पुनरुत्थान करने का काम भी महायुति सरकार ने किया है। मित्रों, आज मुझे बहुत खुशी है कि जब मैं अंबेडकर जी की भूमि पर खड़ा हूं, तब अभी अभी कश्मीर में जो चुनाव हुआ, आजादी के बाद पहली बार कश्मीर का चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का शपथ अंबेडकर जी ने बताए हुए संविधान से हुआ है। इससे बड़ी श्रद्धांजलि अंबेडकर जी की वो नहीं हो सकती। धारा 370 हटने के बाद पहली बार कश्मीर में भारत के संविधान की शपथ लेकर सरकार बनाने का काम हुआ और इसका पूरे देश को आज नाज है। हमने इस संकल्प पत्र के माध्यम से महापुरुषों की परंपराओं को, सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के संकल्प भी रखे हैं। अराजकता फैलाकर विकास के नाम पर विफल राज देने वालों की विफलताओं से बोध लेते हुए मजबूत, समृद्ध और सुरक्षित महाराष्ट्र कैसे हो, इसका भी इसके अंदर आपको योजना दिखाई पड़ेगी। आज चुनाव में हमारा मुकाबला अघाड़ी से है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि अघाड़ी की सारी योजनाएं सत्ता के लालच में तुष्टीकरण की है, विचारधाराओं का अपमान करने वाली है और महाराष्ट्र की संस्कृति से छल कर केवल सत्ता प्राप्ति के लिए आगे बढ़ने वाली विचारधारा है। मित्रों, मुझे गत चुनाव का परिणाम याद है। आज मैं महाराष्ट्र की जनता के सामने कहने आया हूं कि आप लगातार तीसरी बार महायुति की सरकार को आपका मैंडेट दीजिए। पहली बार 2014 में महाराष्ट्र की जनता ने महायुति को मैंडेट दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति की सरकार बनी। 19 में भी मैंडेट भारतीय जनता पार्टी और महायुति के लिए था, मगर जनादेश का द्रोह कर सत्ता की लालच में वो जनादेश को नकारा गया और अंतोतगत्वा जो कृत्रिम होता है, जो बनावटी होता है, वो लंबा टिकता नहीं है। वो सरकार गिरी और फिर से महायुति की सरकार बनी। महायुति एक मुश्त होकर, एकजुट होकर मोदी जी के नेतृत्व में सिद्धांतों के आधार पर महाराष्ट्र का कल्याण करने के लिए आगे बढ़ रही है और अघाड़ी की सरकार बनाने का जो लोग दावा कर रहे हैं, उनका चुनाव अभियान भी आंतरिक विरोधाभासों से घिरा हुआ है। मैं आज इस मंच से उद्धव ठाकरे जी को पूछना चाहता हूं, क्या वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को इतनी विनती कर सकते हैं कि वीर सावरकर के लिए 2 अच्छे शब्द बोल दे? क्या कांग्रेस का कोई नेता सम्माननीय बाला साहब ठाकरे के सम्मान में 2 वाक्य अच्छे बोल सकता है क्या? ये अंतर विरोध के बीच में अघाड़ी की सरकार बनाने का स्वप्न लेकर जो लोग निकले हैं, उनको महाराष्ट्र की जनता जान ले, ये बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी जब संकल्प लेकर आती है, संकल्प पत्र लेकर आती है, हमारे संकल्प पत्थर पर की लकीर होती और पूरे देश ने देखा है, चाहे राज्य हो, केंद्र हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, महायुति की सरकार जब जब बनी, हमारे संकल्पों को सिद्धि में परिवर्तित करने का काम हमने प्रयास पूर्वक किया। कोई नहीं मानता था कि धारा 370 का वादा समाप्त हो जाएगा, इस देश से धारा 370 चली जाएगी, मगर आज
धारा 370 को समाप्त करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने किया। कोई नहीं मानता था इस देश में सीएए आएगा, कोई नहीं मानता था इस देश में यूसीसी की शुरुआत हो सकती है, कोई नहीं मानता था कि इस देश के अंदर ट्रिपल तलाक समाप्त हो जाएगा, कोई नहीं मानता था इस देश में राम जन्मभूमि का मंदिर 550 साल के बाद सम्मान के साथ राम जन्म के स्थान पर ही भव्य मंदिर दिखाई पड़ेगा। इसके साथ साथ हमने वादा किया था समृद्ध भारत का। 11वें अर्थतंत्र से हमने 10 साल के अंदर ही देश के अर्थतंत्र को 5वें नंबर पर पहुंचा है और हमारा वादा है कि 27 में हम भारत को 3रे नंबर का अर्थतंत्र बनाएंगे। इस वादे की ओर हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 60 करोड़ गरीबों को घर, बिजली, गैस, शौचालय, पीने का पानी, मुफ्त अनाज और मुफ्त इलाज ये देने का काम भी हमने किया है। और दूसरी ओर अगाड़ी है, कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी कहना पड़ता है कि कांग्रेस के जब वादा करे तो सोच समझ कर करे, क्योंकि वादा पूरा नहीं करते हो और मुझे जवाब देना पड़ता है। हमारे सामने हिमाचल का उदाहरण है, कांग्रेस वादों से मुकरी है। तेलंगाना का उदाहरण है, कांग्रेस वादों से मुकरी है। कर्नाटक का उदाहरण है, कांग्रेस वादों से मुकरी है। ये अघाड़ी के वादों के विश्वसनीयता पाताल से नीचे गई है और युति के वादों पर पूरे देश की जनता को भरोसा है, भारत की जनता को भी भरोसा है। और इंतहा तो तब होती है कि जिस संविधान की प्रति को लेकर राहुल जी संसद में संसद सदस्य की शपथ लिए, जिस संविधान को लहराकर बाबा साहब आंबेडकर के संकल्पों की याद दिलाई, जब किसी प्रेस के मित्र ने वो संविधान की प्रति को खोल कर देखा तो पूरा कोरा था, एक अक्षर भी नहीं लिखा। इससे बड़ा अपमान भारत के संविधान का भारत की 76 साल की आजादी में कभी नहीं हुआ। न केवल ये भारत के संविधान की अपमान है, भारत की संविधान सभा और बाबा साहेब आंबेडकर का भी अपमान करने का काम एक कांग्रेस पार्टी ने किया है। और अभी अभी मैंने अखबारों में देखा, दस्तावेज भी देखा है, उलेमाओं की कॉन्फ्रेंस ने, उलेमाओं की एक संस्था ने मांग की कि माइनॉरिटी को आरक्षण दिया जाए और कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले जी ने इस मांग को स्वीकार करने का पत्र, एक्नॉलेजमेंट एक दिया है। मैं महाराष्ट्र की जनता को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस पार्टी के ये मंसूबे के साथ आप सहमत हैं क्या? एसटी, एससी, ओबीसी, दलितों का, आदिवासियों का और पिछड़ों का आरक्षण लेकर मुस्लिमों को देने के पक्ष में महाराष्ट्र की जनता है क्या? हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण के पक्ष में नहीं। हमारे संविधान में किसी भी प्रकार का आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो। और ये कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले ही वादा कर दिया है। मैं महाराष्ट्र की जनता को आगाह करना चाहता हूं कि आपको इस बात को संज्ञान में रखना चाहिए। मैं आज उद्धव ठाकरे को भी कुछ याद कराने आया हूं। उद्धव जी, आप कहां बैठिएगा इसका फैसला आपको ही करना है, हम नहीं कर सकते। आपको ही करना चाहिए, आपने ही करा है, मगर कहां बैठे हो वो जगह मैं जरूर याद कराना चाहता हूं। आप 370 हटाने के विरोध करने वालों के साथ बैठे हो। आप राम जन्मभूमि के निर्माण का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो। आप सावरकर जी के लिए अपशब्द कहने वालों के साथ बैठे हो। आप संभाजी नगर नाम का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो। सीएए और यूसीसी लाने का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो। और आप वक्फ बोर्ड के अंदर आने वाले सुधारों के बिल का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो। मित्रों, मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से महाराष्ट्र की जनता को बताना चाहता हूं, मोदी जी
वक्फ बोर्ड में सुधार का एक बिल लेकर संसद में आए हैं और अभी अभी जो वक्फ बोर्ड का कानून जो कांग्रेस के राज में 2013 में अमेंड हुआ, इसका परिणाम दिखे। कर्नाटक के गांव वक्फ के कानून के तहत वक्फ की संपत्ति घोषित कर दी। किसानों की भूमि, लोगों के घर, यहां तक कि मंदिर भी वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिए गए। और उस कानून को उचित बदलाव के लिए जब हम लेकर आए हैं तो उसका भी ये अघाड़ी के लोग विरोध कर रहे हैं। मैं महाराष्ट्र की जनता को ये कहना चाहता हूं कि वक्फ के कानून के बदलाव का विरोध का मतलब है कि आने वाले दिनों में यहां पर भी वक्फ बोर्ड आपकी संपत्तियों को इसी प्रकार से घोषित कर सकता है। मित्रों, देवेंद्र जी ने संकल्प पत्र की प्रमुख बातें बताई हैं, परंतु मैं इतना बताना चाहता हूं कि डबल इंजन की सरकार ने करीब करीब 10 साल के अंदर महाराष्ट्र के विकास के लिए ढेर सारे काम किए हैं। आज मैं इस मंच से शरद पवार जी को पूछना चाहता हूं, 10 साल तक आप यूपीए की सरकार में मंत्री थे। 2004 से 14 महाराष्ट्र के विकास के लिए क्या किया, वो महाराष्ट्र की जनता को आपको बताना चाहिए। 10 साल में यूपीए की सरकार ने, एक प्रकार से अघाड़ी की सरकार ने महाराष्ट्र को सिर्फ 1,91,384 करोड़ रुपए और नरेंद्र मोदी सरकार ने 14 से 24 तक 10,15,890 करोड़ रुपया दिया। एक और करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपया और मोदी जी ने 10 लाख करोड़ रुपया दिया। मैं अघाड़ी के मित्र को पूछना चाहता हूं, आपका हिसाब आप महाराष्ट्र की जनता के सामने रखेंगे क्या? 10 साल तक महाराष्ट्र को कितना अन्याय हुआ, जबकि उस वक्त भी ऊपर और नीचे दोनों जगह आपकी सरकार थी। और 10 साल में हमने 10 लाख करोड़ रुपया दिया, जब दोनों जगह एनडीए की सरकार थी। ये अंतर है महायुति और अघाड़ी के बीच में। हमने सिंचाई नेटवर्क को नीलवड़े बांध, गोसीखुर्द, टेम्बू और जलयुक्त शिवार जो देवेंद्र जी जब मुख्यमंत्री थे तब योजना लाए थे, इससे महाराष्ट्र की भूमि को सिंचन क्षेत्र के अंदर 30% की बढ़ोतरी करने का काम हमारी यूपी सरकार ने किया। नदियों को जोड़ने के हेतु नारपार, दमनगंगा, गोदावरी और वैतरणा का विकास करने का काम भी हमने किया। 11 वंदे भारत ट्रेन चालू हो गई, 128 रेलवे स्टेशनों का अपग्रेडेशन हो रहा है। मुंबई, पुणे और नागपुर में मेट्रो का विस्तार हुआ। शिरडी और सिंगदुर्ग में नए हवाई अड्डे और टर्मिनल बने। 13,000 करोड़ से मरीन ड्राइव से बांद्रा वर्ली से सीलिंग जोड़ने वाले मुंबई कोस्टल रोड का निर्माण पूरा हुआ। वासी पुल का विस्तारीकरण हुआ। मेट्रो फेज 1 का निर्माण समाप्त हुआ। अटल सेतु ट्रांस हार्बर लिंक का निर्माण हुआ और 76,000 करोड़ से वाधवान बंदरगाह का निर्माण का सैद्धांतिक निर्णय दिया गया, जो एशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह होगा और सबसे ज्यादा कंटेनर उतारने की और चढ़ाने की आवागमन की क्षमता इसकी होगी। और बैनगंगा नलगंगा इंटरलिंक परियोजना, घोसी खुर्द परियोजना जो लगभग 63 टीएमसी पानी को मोड़कर विदर्भ में नागपुर, वर्धा, अमरावती, यवतमाल, अकोला और बुलढाणा जिले के 3,71,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का काम करेगी। इससे विदर्भ की प्यासी धरती को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है और ये 85,000 करोड़ की योजना अगले 10 साल में हम इसको पूरी करेंगे। 2200 करोड़ से खड़कवासला बांध से फुरसुंगी तक 34 किलोमीटर सुरंग बनाकर हमने एक बड़ा साहस करने का निर्णय किया है। 24 में सोलापुर हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ। पुणे और कोल्हापुर में नए टर्मिनल बने और पालघर जिले में बहुउद्देशीय बंदरगाह बनाने का भी हमने निर्णय किया। 13,000 करोड़ के निवेश से
2800 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाले 2 पंप हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट शुरू हमने किए।